आज हम आपको फिर 12th के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी लाए हैं और ये थ्योरी सभी कॉमर्स से संबंधित जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जितने कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में जो आज मैंने मॉर्निंग में डाला था, यूनिट फर्स्ट और सेकंड की थ्योरी हो गई थी। आज मैं आपको यूनिट थर्ड और फोर्थ यूनिट का ए पॉइंट इतना एक्सप्लेन करूंगा। यूनिट थर्ड जिसमें है साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर है, ठीक है। और इसके बाद अगली यूनिट है आपकी बी पॉइंट है इसका, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो जो रिटायरमेंट वाला ए पॉइंट है यूनिट थर्ड का, उससे 8 नंबर का आना है। 8 नंबर का कैसे आना है? 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 1 नंबर का आना है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है साझेदार के अवकाश ग्रहण से क्या आशय है और किन परिस्थितियों में कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, यानी अवकाश ग्रहण का आशय और कारण। तो अवकाश ग्रहण क्या होता है? जब कोई साझेदार किन्हीं कारणों से फर्म से अलग हो जाता है, उसे साझेदार का अवकाश ग्रहण कहते हैं। अब अवकाश ग्रहण रिटायरमेंट के कारण क्या होते हैं? नंबर 1, जब कोई साझेदार लगातार बीमार हो। नंबर 2, जब किसी साझेदार की उम्र अधिक हो गई हो। नंबर 3, जब फर्म लगातार घाटे में चल रही हो। नंबर 4, साझेदार के अन्य साझेदारों से संबंध अच्छे ना हो। इन कारणों से जब कोई साझेदार फर्म से अलग होता है, साझेदार का अवकाश ग्रहण, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कहते हैं। अब जब कोई साझेदार फर्म से अलग होता है तो उसको रकमों का भुगतान किया जाता है। तो उसको रकम का भुगतान कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले पढ़ा अपन ने अवकाश ग्रहण का आशय और कारण। 8 नंबर का आना है, 2 नंबर के ऑब्जेक्ट, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर। अब भुगतान, जब कोई साझेदार रिटायरमेंट होगा तो भैया उसको पेमेंट भी करना पड़ेगा। उसको पेमेंट किन तरीकों से कर सकते हैं? तो उसको आप पेमेंट, जैसे जब कोई साझेदार फर्म से रिटायरमेंट हो रहा है, फर्म छोड़ के जा रहा है, तो उसका पैसा देना है। तो फर्म की साझेदारी के पास यदि पैसा होगा नगद, तो सबसे पहले तो उसको वो क्या कर देंगे? नगद ही पैसा दे देंगे। तो नंबर 1 कैसा पेमेंट कर सकते हैं? कैश, नगद। दूसरा पेमेंट कर सकते हैं किस्तों में। मान लीजिए जिस डेट को कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, उस डेट को पार्टनरशिप के पास उतने पैसे नहीं हैं जितने उसको देना है, तो वो पैसे भैया उनसे बोलते हैं हम आपको पैसे हर साल इंस्टॉलमेंट में देंगे, उस पर आपको हम इंटरेस्ट भी देते जाएंगे। कई बार वो पेमेंट कहते हैं हम वार्षिकी भुगतान विधि द्वारा करेंगे, एन्युटी मेथड द्वारा करेंगे। उसको जो पेमेंट होना होता है उसने पेमेंट को हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में, और फिर उसका हर साल तय कर लेते हैं कि 4 साल में पेमेंट कर देंगे। तो हर साल उसका जितना, जैसे मान लो किसी का 20,000 देना है, तो हर साल उसको 5-5 हज़ार रुपये विथ इंटरेस्ट देते जाएंगे। तो नगद कर सकते हैं, किस्तों में कर सकते हैं, वार्षिकी भुगतान विधि के माध्यम से भी कर सकते हैं। आगे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब किसी साझेदार की डेथ हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को कौन कौन सी रकम दी जाती हैं, या जब किसी साझेदार की डेथ हो जाती है तो उसके एग्जीक्यूटर्स या नॉमिनी को अमाउंट देते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसको क्या क्या दिया जाता है? सबसे पहले उसके हिस्से ने जो उसने क्या लगाई है, पूंजी, प्लस पूंजी पर ब्याज, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि सवाल में कहा गया है तो। लाभ में हिस्सा, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसको लाभ में हिस्सा, जितने माह वो जीवित रहा है। मान लो फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का होता है, उसकी 3 महीने में ही डेथ होगी तो 3 महीने का प्रॉफिट, प्लस उसकी जो ख्याति में हिस्सा है उसको शेयर इन गुडविल, फिर संचय में हिस्सा शेयर इन रिजर्व, उसके हिस्से का जो भी वेतन होगा, कमीशन होगा, ये सारी चीजें उसको दी जाएंगी। उसको कुछ चीजें दी जाती हैं, प्लस संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में हिस्सा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में हिस्सा, ये चीजें उसको हम देंगे। जो चीजें उसको हम देते हैं ये लिखी जाती हैं कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। और जब उसके
नॉमिनी को हम इतनी चीज़ें देंगे तो उससे कुछ चीज़ें लेंगे भी। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसने जो ड्राइंग किया है आहरण, आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यदि सवाल में कहेगा, और मान लो हानि में उसका जो भी, मान लो फर्म को लॉस हो गया तो उसके हिस्से का लॉस, ये चीज़ें उसको हम देते हैं। ये 3 चीज़ें उससे हम लेते हैं। जो चीज़ें देते हैं वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, और जो चीज़ें उससे हम लेते हैं वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। इसके बाद जो बचेगा वो उसके उत्तराधिकारी को आप दे देंगे, उसके जो नॉमिनी है उसको दे देंगे। तो जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसके एग्जीक्यूटर्स को कौन कौन सी अमाउंट दी जाती हैं, ये उससे ली जाती है, बची हुई रकम उसके एग्जीक्यूटर्स को दे दी जाती है। कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना चाहिए, ये चीज़ें उसको देना है, ये चीज़ें उससे लेना है, जितनी डेट तक वो जीवित रहा उतने महीने का ही उसको प्रॉफिट में शेयर देंगे, उससे ज़्यादा का शेयर नहीं देंगे, क्योंकि उसके बाद उसने काम ही नहीं किया। यहाँ से तो यही क्वेश्चन बनते हैं जो यूनिट थर्ड का ए पार्ट है, साझेदार का अवकाश ग्रहण से क्या आशय है, क्या कारण है, ये लिख दिया अभी अपन ने। मरने वाले साझेदार के को कौन कौन सी अमाउंट दी जाती है, उस समय कौन सी चीज़ें ध्यान में रखना है, ये। जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उसका पेमेंट कितने तरीकों से करते हैं, ये। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है, संयुक्त जीवन बीमा। मान लीजिए ABC 3 पार्टनर है, उन तीनों ने मिलकर बीमा कराया है पॉलिसी, और मान लीजिए वो पॉलिसी, मान लीजिए उसमें से C की डेथ हो गई, तो C की किसी साझेदार की मृत्यु होने पर या पॉलिसी के मैच्योर होने में जो अवधि पहले हो उस डेट को पॉलिसी पूरी मानी जाती है और उस पॉलिसी को सभी साझेदारों के मध्य में बांट दिया जाता है, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी कहलाती है। ठीक है, अब इसके ए पॉइंट के बाद इसी का बी पॉइंट आता है यूनिट थर्ड का। बी पॉइंट से आना है 4 नंबर का, जो कि कैसे आना है 4 नंबर का, हाँ 2 नंबर के ऑब्जेक्ट और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आना है, मात्र सिंपल थ्योरी आना है। थ्योरी सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। इस यूनिट का नाम, इस चैप्टर का नाम है साझेदारी फर्म का समापन, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। समापन मतलब होता है किसी भी चीज को समाप्त करना या बंद करना। समापन 2 प्रकार का होता है, एक होता है समापन साझेदारी का समापन, एक होता है साझेदारी फर्म का समापन। समापन जिसको अपन विघटन भी बोलते हैं, डिसॉल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं। 2 प्रकार का होता है, एक होता है साझेदारी का समापन, एक होता है साझेदारी फर्म का समापन। ध्यान से सुनिएगा, साझेदारी का समापन क्या होता है, जब साझेदारों के आपसी संबंधों में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, उस कारण से जो समापन होता है उसे साझेदारी का समापन कहते हैं। जैसे कल साझेदारी का पुनर्गठन बताया था ना, सेम वही है। जब साझेदारों के आपसी संबंधों में कुछ परिवर्तन होने के कारण जो समापन होता है वो साझेदारी का समापन होता है। और साझेदारी के समापन की बहुत बड़ी पहचान होती है, व्यापार कभी भी बंद नहीं होता है। साझेदारी फर्म का समापन क्या होता है, जब सभी साझेदार अपने सभी आपसी संबंधों को खत्म कर देते हैं और व्यापार को पूरी तरह से बंद कर देते हैं, जो संपत्तियां होती हैं उनको बेच देते हैं, जो दायित्व जो खर्चे हैं उनको चुका देते हैं। इसके बाद यदि कुछ बचता है तो साझेदार आपस में बांट लेते हैं, साझेदारी फर्म का समापन कहलाता है। ये दोनों के आशा हो गए। अंतर क्या होता है सुनिए, साझेदारी का समापन में व्यवसाय बंद नहीं होता है, साझेदारी फर्म के समापन में व्यवसाय बंद हो जाता है। साझेदारी का समापन कब कब होता है सुनिए थोड़ा, जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश ले, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करे, या जब किसी साझेदार की मृत्यु। इन स्थितियों में जो समापन होता है वो साझेदारी का समापन होता है। साझेदारी फर्म का समापन की विधियां क्या है, सबसे पहले एक समापन होता है समझौते द्वारा, एक होता है सूचना द्वारा, एक होता है अनिवार्य, एक होता है संयोग द्वारा, और एक होता है न्यायालय द्वारा। मैं आपको ये इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये 2 नंबर में कोई भी एक सेपरेट भी आ सकता है। ठीक है, तो साझेदारी के समापन का आशा लिख देंगे। साझेदारी फर्म के समापन, साझेदारी के समापन में व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो जाता है, व्यवसाय पूरी तरह से बंद नहीं होता। साझेदारी फर्म के समापन में व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो जाता है, पहला अंतर। दूसरा, साझेदारी का समापन जब कोई साझेदार फर्म में अवकाश प्रवेश लेता है, अवकाश ग्रहण करता है या रिटायरमेंट, तब होता है। साझेदारी फर्म के समापन समझौते द्वारा होता है, सूचना द्वारा, अनिवार्य, संयोग द्वारा और न्यायालय द्वारा। मीनिंग हो गया, दोनों में डिफरेंस हो गया। अब क्वेश्चन आता है तीसरा, साझेदारी फर्म के साझेदारी के समापन के कारण। तो साझेदारी का समापन कब
कब होगा? इन कारणों से। और साझेदारी फर्म के समापन की विधियां क्या हैं? ये, इसमें से कोई भी एक विधि आ सकती है, तो ये पांचों विधि सुन लीजिए। सबसे पहला समापन होता है समझौते द्वारा समापन, डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट। सभी साझेदार आपस में समझौता करते हैं कि अब हमें व्यवसाय नहीं करना है, तो इस प्रकार से जो समापन होता है वो समझौते द्वारा समापन कहलाता है। ठीक है ना। दूसरा होता है सूचना द्वारा समापन। कई बार सभी साझेदार एक दूसरे को नोटिस कर देते हैं, एक दूसरे को सूचना भेज देते हैं कि भैया अब हमें व्यापार नहीं चलाना, अब हमें व्यापार बंद करना है, तो इस प्रकार से जो समापन होगा वो सूचना द्वारा समापन कहलाएगा। कई बार अनिवार्य समापन हो जाता है, कंपलसरी डिसॉल्यूशन। अनिवार्य समापन किन परिस्थितियों में होता है? जब सभी साझेदार क्या हो जाए? दिवालिया घोषित हो जाए, या फर्म का जो व्यापार है वो अवैधानिक, जब सभी साझेदार इंसॉल्वेंट दिवालिया हो जाएं, या आपका जो व्यापार है वो इनलीगल अवैधानिक घोषित हो जाए, उस स्थिति में जो समापन होगा वो अनिवार्य समापन कहलाएगा। एक होता है संयोग द्वारा समापन, डिसॉल्यूशन बाय हैपनिंग। जितने समय के लिए साझेदारी बनाई थी वह समय अवधि पूरी हो गई हो, तो जो समापन होगा वो संयोग द्वारा समापन कहलाएगा। जिस उद्देश्य के लिए साझेदारी बनाई थी वो उद्देश्य पूरा हो गया हो, तो इस प्रकार से जो समापन होगा वो संयोग द्वारा समापन कहलाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब लास्ट बचा न्यायालय द्वारा समापन, डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें न्यायालय अपना हस्तक्षेप करके भी आपका जो व्यापार होता है उसको बंद कर सकता है। वो स्थितियां क्या होती हैं? जब साझेदारी समझौते के विपरीत कोई कार्य करें। हमारे आपके बीच में साझेदारी समझौते में जो बातें तय हुई थी, हम उसके अपोजिट में काम करें, तब व्यवसाय न्यायालय अपने हस्तक्षेप करके व्यवसाय को बंद कर सकती है। या जब आपकी साझेदारी लगातार हानि में चल रही हो, लगातार आपकी पार्टनरशिप लॉस में चल रही हो, उस स्थिति में भी कोर्ट अपना हस्तक्षेप करके आपकी साझेदारी फर्म को समाप्त कर सकती है। इन ऑल टोटल मतलब ये हुआ कि मान लीजिए दो साझेदार हैं और एक तीसरा साझेदार नया आ गया, तो ये जो समापन होगा ये साझेदारी का समापन होगा, क्योंकि ए और बी की खत्म हो गई, अब ए बी सी की होगी, व्यापार बंद नहीं हुआ। पर ए और बी पूरी तरह से बोले कि अब हमें व्यापार नहीं करना है, तो ये साझेदारी फर्म का समापन होगा। आगे इसमें क्वेश्चन है जो है, अगला क्वेश्चन इसमें बनता है, ये हो गया विधि हो गया। अब इसमें खाते कौन कौन से खोले जाते हैं? जब साझेदारी फर्म का समापन होता है तो खाते कौन कौन से खोले जाते हैं? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले। खाते, साझेदारी फर्म के समापन पर खोले जाने वाले खाते, सबसे पहले बनता है एक वसूली खाता, दूसरा बनता है पूंजी खाता। वसूली खाता को रियलाइजेशन अकाउंट, पूंजी खाता को कैपिटल अकाउंट। फिर एक बनता है चालू खाता जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट। फिर एक बनता है साझेदार का ऋण खाता जिसको बोलते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिर बनता है रोकड़ या बैंक खाता, कैश या बैंक अकाउंट। ये अकाउंट खोले जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश या बैंक में से कोई भी एक। कई बार स्पेशली में वो रियलाइजेशन अकाउंट पूछ लेता है। वसूली खाता क्या होता है? वसूली खाता एक ऐसा खाता होता है जो सामान्यतः नाम मात्र की प्रगति का होता है, नेचुरल नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। वसूली खाता नाम मात्र की प्रगति का खाता होता है। यह सामान्यतः जब कंपनियों का समापन, जब साझेदारी का समापन होता है उसी स्थिति में बनाया जाता है, और साझेदारी की जो भी संपत्तियां और जो भी दायित्व होते हैं उनको पुस्तक मूल्य पर लिखा जाता है, संपत्तियों को बेच दिया जाता है, और उनके बेचने से जो पैसा मिलता है उनसे दायित्वों को और खर्चों को चुका दिया जाता है। वसूली खाता कहलाता है। तो वह खाता जो साझेदारी फर्म के समापन के समय बनाया जाता है, संपत्तियों दायित्वों के पुस्तक मूल्य की एंट्री की जाती है, संपत्तियों को बेचा जाता है, दायित्वों खर्चों को चुकाया जाता है। वसूली खाता रियलाइजेशन अकाउंट कहलाता है। वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाता में अंतर भी आ जाता है कभी कभार। तो वसूली खाता कब बनाया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट साझेदारी फर्म के विघटन के समय। और पुनर्मूल्यांकन खाता कब बनाया जाता है? जब कोई साझेदार फर्म में एडमिशन लेता है, रिटायरमेंट लेता है या उसकी डेथ। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या लिखेंगे? वसूली खाता में संपत्ति और दायित्व, एसेट्स और लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू, पुस्तक मूल्य की एंट्री होती है, जबकि जो वसूली खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता होता है उसमें संपत्ति और दायित्वों की जो मूल्यों में कमी या वृद्धि होती है उसकी एंट्री होती है। ये दोनों में एक शॉर्ट डिफरेंस भी हो गया। ठीक है ना। तो इसके साथ ही आपकी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गई है। जल्दी से क्रम बढ़ाते हुए